पर इस प्लेटफॉर्म पर प्रीलिम्स 2020 पॉलिटी सेगमेंट पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, नया सेगमेंट। और जो बच्चे करंट अफेयर्स में मैगजीन फॉलो कर रहे थे, फिर से बता दूं कि हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन करेंगे पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, और उसके बाद हम क्या करेंगे 3 दिन यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम करेंगे मैगजीन यानी कि विज्ञान प्रगति योजना कुरुक्षेत्र और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज यानी मेरी मैगजीन। तो ये सारी पूरी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सेगमेंट में शामिल हो गया है पॉलिटी, जिसमें आप बेहतर ढंग से पॉलिटी की पूरी तैयारी मैं कराने वाला हूं। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में और मेरे एसके कोड के बारे में एक बात मैं करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं मेरे, अगर जैसे हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं या एसे पढ़ना चाह रहे हैं, एथिक्स पढ़ना चाह रहे हैं या जीएस के और भी कोर एरियाज पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे कोड से आएँ, एसके कोड का इस्तेमाल करें आप। ठीक है, और हमारा पूरा 12 महीने का, जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल डाउट ना करें। जैसे 12 मंथ है, 24 मंथ है, ये बताना इसलिए आवश्यक है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर हमें करना है पढ़ना, फिर उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई कंफ्यूज हो जाते हैं भाई? एक तरफ अगर मैं ऑनलाइन लिख दूं और एक तरफ अगर मैं ऑफलाइन लिख दूं, तो आप मुझे बताएं कि जरा बताइएगा। मैं आपको यहाँ पर ये आंकड़ा लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे कोड एसके के साथ 12 महीने की आपकी जो पूरी फीस है कितने में हो जाएगी? 36,000 रुपये में। कितने में हो जाएगी? यानी कि कितने में हो जाएगी? 36,000 रुपये में ऑनलाइन पूरी फीस आपकी मेरे एसके कोड के साथ 36,000 है। कितनी? 1 वर्ष की। और इसके बाद अगर ये 24 महीने की आप करना चाहते हैं यानी 2 वर्ष की कोचिंग, तो मेरे एसके कोड के साथ आपका कितना हो जाएगा? 57,600 रुपये। अब आप देखें कि 57 यानी कि 24 में 57,600। अब आप देखें क्या चाहिए आपको। क्लियर है? यानी कि इतने में क्या क्या आपको मिल रहा है? आपको प्रीलिम्स मिल रहा है पूरा सीसेट के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद मेंस मिल रहा है। सीसेट में आप देखेंगे जैसे विद कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ। ठीक है, जैसे मधुकर कुटवे सर पूरा पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन मैं भी कराऊंगा और बहुत बेहतर इनोवेटिव ढंग से कराऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीसेट भी हो रहा है और जीएस भी हो रहा है। तो सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन मतलब ऐसी रणनीति है, शायद 3 लेक्चर आपको बता दूं, उसी में आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद पूरा प्रीलिम्स के जीएस का सेगमेंट हो रहा है, पूरा मेंस हो रहा है। जी हाँ, इसमें ऑप्शनल भी शामिल है, आप ध्यान करिएगा, ऑप्शनल भी शामिल है। यानी 36,000 में आप ऑप्शनल की भी कोचिंग कर पा रहे हैं। अब आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको इस पर अवश्य चिंतन करना चाहिए। अब ऑफलाइन से कंपेयर कर लीजिए कि आप 36,000 में ऑप्शनल भी नहीं कर पाएंगे, ऑप्शनल की भी फीस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी है। 57,600 रुपये में 2 वर्ष तक आप अच्छे एजुकेटर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। डेली कुछ न कुछ आप सीख सकते हैं। आपके पास अगर मान लीजिए लाइव पढ़ने का टाइम नहीं है, जैसे आप ऑफलाइन में रेगुलर क्लासेस करते हैं, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, वो आप देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने, अगर आप लाइव नहीं भी आए हैं तो जो आपने पढ़ा समझ में नहीं आया, लाइव आ करके डाउट क्लियरिंग सेशन में अपनी सारी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं और एजुकेटर आपको पूरा जवाब देगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को प्लीज इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता को समझना है और एसके कोड को, मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, एसके कोड को आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ग्रुप बनता है, टेलीग्राम ग्रुप बनता है, जिसमें हम लोग कंटेंट देते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, क्वेश्चन आंसर। तो आप प्लीज़ कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एसके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मेरे ही थ्रू आपको आना है प्लेटफॉर्म पे, ये ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। और आज आपके सामने एक ऐसी पुस्तक है जिसे माना जाता है कि ये कम से कम, वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इसको एम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक को बाइबल माना जाता है कि पॉलिटी में अगर हमें कुछ पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक तो पढ़ना ही पढ़ना, चाहे और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये सोचा गया क्यों ना हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स को, यानी हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले बच्चों को, जो कहीं भी हैं, दिल्ली में हैं या किसी कास्मो मतलब सेमी मेट्रोज में, कास्मो मेट्रोज में, या रूरल एरियाज में है, सबर्बन एरियाज में है, कहीं पर भी हैं, तो उन सभी बच्चों को ये पॉलिटी जो है
किसको, लक्ष्मीकांत पुस्तक को कंप्लीट कराया जाए 100 आवर्स में। तो आपके सामने हम लोग टॉपिक लेके आए 100 आवर्स में। कितने में, 100 आवर्स में हम पूरा आपको क्या कंप्लीट कराएंगे, पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे। और आप देखेंगे कि बहुत बेहतर ढंग से 2020 और जिनका 2021 है वह तैयारी कर पाएंगे बहुत बढ़िया से। और एक चीज और आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। और जो सबसे बढ़िया है वो क्या है कि ये देखिए, जैसे पंचम संस्करण भारत की राज व्यवस्था, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक एक चीज क्या करना है, हर एक चैप्टर को बेहतर ढंग से डिफाइन किया गया है और पॉलिटी को हम लोग यहां से बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे। उसके पहले ये इंपॉर्टेंस है यह जानना कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, ठीक है। इसी टाइम पे बेटा, इसी टाइम पे रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लियर है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन कितने कितने आए हैं वह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए चेक करेंगे, हम ट्रेंड चेक करेंगे कि यूपीएससी में पॉलिटी के कैसे कैसे कितने क्वेश्चन हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तब आपको इसकी उपयोगिता का बेहतर पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2018 से लेकर के, अगर 2018 से लेकर के और 2019 भी ले लेते हैं और 2010 तक का अगर हम आंकड़ा लें तो आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट जो है पूरा का पूरा हमारे लिए, ठीक है ना। अब आप देखो, जैसे 2019 में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, 2018 में आप ये देखोगे 12 क्वेश्चन, 2017 में 23 क्वेश्चन, यानी ये प्रीलिम्स की बातचीत कर रहे हैं हम लोग, 23 क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपका 2016 में आप देखोगे 5 क्वेश्चन, काफ़ी कम था। 2015 में 12 क्वेश्चन। तो सिंपल से मेरा कहने का मतलब है कि एक रेशियो अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। देखो बेटा, जो भी क्वेश्चन है किसका कि गणेश कुमार कि मैं फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप कोई भी व्यक्ति सबसे पहली बार फर्स्ट बार ही होता है। हम लोगों ने भी जब तैयारी की थी तो स्वाभाविक है पहली बार ही रही होगी, इसलिए बिल्कुल भी आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। रोनित सैनी, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बच्चे, बिल्कुल ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, ठीक है, जो गुरुओं का भी मनोबल बढ़ाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं एक एवरेज के बाद, अगर एक एवरेज हम निकालें तो इस एवरेज से निकलता है कि 15 से 17, 15 to 17 क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से पूछे ही जाते हैं। और एम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं अपनी क्लासेस, और जिसमें टारगेट हमारा होगा, ध्यान रखिएगा, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कि प्रीलिम्स में हम करेंगे कितने, प्रीलिम्स में हम करने वाले हैं कितने क्वेश्चन, इसके 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद मेंस में हम करने वाले हैं लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों प्रीलिम्स और मेंस में मिला करके हम पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन पूरा फोकस प्रीलिम्स पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पर, प्रीलिम्स 2020, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीलिम्स 2020 के लिए। और जो बच्चे नए हैं बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोएंगे, हम 2021 के लिए भी, 2022 के लिए भी और 2023 के लिए भी। बेटा ऐसा तो है नहीं कि जिनको 2020 में देना है, मैं तो चाहूं सबका हो जाए, लेकिन सीटें ही कम होती हैं तो सबका तो होना नहीं है। तो स्वाभाविक है कोई न कोई प्री में किसी न किसी कारणवश रुकेगा, तो ये पढ़ाई उसके अगले साल भी काम आती है, उसके अगले साल भी काम आती है, ध्यान करिएगा। इसलिए पढ़ाई को केवल ये नहीं लेना है कि मुझे 2021 में देना है। जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, या अभी हम, कोई बात नहीं बेटा, आपको तैयारी तो करनी है ना भाई। अकबर 14 साल में शासक बन गया, सिकंदर ने 30-32 साल में पूरे विश्व को जीत लिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
35-36 वर्ष में ही सब कुछ अपना योगदान साहित्य को दे डाला, चले गए, तो स्वाभाविक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो आप लोगों को प्लीज क्या करना है कि अब फॉलो करना है। क्लियर है? क्या करना है? फॉलो करना है। तो आपके सामने सबसे पहले आज हम लोग जो बातचीत करेंगे मेरे बच्चों, सबसे पहला आज चूंकि इंट्रोडक्शन है, तो आज हम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक का पूरा आपके सामने एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। ध्यान करिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, उन्हें हमें कैसे पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, हमें उन्हें कैसे पढ़ना है, दूसरा। और तीसरा क्या करना है, आप लोग प्लीज कॉपी पेन में नोट भी करते चलिएगा। तीसरा हमें क्या करना है कि हमें सीखना है कि हाउ टू यूज, यानी लक्ष्मीकांत को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम प्रीलिम्स में कैसे यूज करें, मेंस में कैसे यूज करें। ध्यान करिएगा, प्रीलिम्स में कैसे यूज करें, मेंस में कैसे यूज करें, पॉलिटी सेगमेंट में, और इसके बाद यानी हम क्या करें, गवर्नेंस में भी इसका इस्तेमाल होगा पॉलिटी का, और सामाजिक न्याय में भी इस्तेमाल होगा। बच्चों पूछिए कैसे इस्तेमाल होगा, तो आखिर सामाजिक न्याय के लिए जो भी स्कीम बनाई जाती हैं, आप मुझे बताइए कौन बनाता है। यानी कि जो एग्जीक्यूशन पार्ट होते हैं वो बनाते हैं, संसद के द्वारा बिल पास किया जाता है। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हमारी बॉडी होती है वो क्या करती हैं, रूल्स लॉ रेगुलेशंस को व्यवस्थित करती हैं, सिस्टम में लेके जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये गवर्नेंस के साथ भी, सोशल जस्टिस के साथ भी, इन सबके साथ ये अटैच है। आपको ध्यान रखना होगा, पॉलिटी जिसकी जितनी बेहतर तैयार होगी, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो पॉलिटी के द्वारा, यानी राज्य व्यवस्था के द्वारा ही गवर्न होता है, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, जो कुछ भी होता है। तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सेटअप आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप एक बेहतर इंसान तो बनते ही बनते हैं। आपका ज्ञान इतना बढ़िया होता है कि उसका यूटिलाइजेशन करते हुए सभी प्रश्न पत्रों में आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज बहुत क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इंट्रो पार्ट बहुत ज्यादा है। लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक बहुत मोटी है, 100 आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है। बस आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम आज इंट्रो करेंगे कि क्या क्या है, हमें कैसे पढ़ना है। और सब लोग, क्योंकि प्रीलिम्स पर फोकस रहूंगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग आप सब अपने अपने पास एक एक डायरी रखिएगा। क्या रखिएगा? एक एक डायरी रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप जो भी अच्छी बातें होंगी आप नोट कर लेंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि जो है सर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं पहले से ही बता रहा हूं, नोट्स बनाने का फार्मूला कि जो मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको तुरंत नोट करके और फिर घर पे जा करके उसको आराम से उसका एलोबरेशन करेंगे, विस्तार करेंगे। ठीक है? तो लेक्चर को आपको सीखने की एक बेहतर प्रक्रिया बनानी होगी, और वह प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया है मेरे बच्चों, आप सब लोग और डायरी अपने हाथ में रखेंगे और 100 आवर्स आप मान लीजिएगा कि इसमें, चूंकि मैं ये क्लास रुकने वाली नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि पीछे यूपीएससी का पेपर मैंने एनालिसिस किया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, तब कोई रुकावट नहीं है। ठीक है? ध्यान करेंगे अब संवैधानिक ढांचा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि जैसे, ठीक है, तो एक चीज और मैं जो कह रहा था, बातचीत करना चाह रहा था, देखो हम यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज भी अगर मैं उसमें अटैच कर दूं, तो थोड़ा सा आपको अपना लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि एकदम बच्चों जैसा। अब क्यों? क्योंकि वो हमारी उम्र भी नहीं रही। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी मेच्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे मेरे साथ, तो पॉलिटी जबरदस्त रूप से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल अप करिएगा, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझाऊंगा बिल्कुल ए से ही, ABCD से ही मैं Z तक पहुंचूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपना माइंडसेट बस केवल मजबूत रखिए कि हमें थोड़ा सा, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार से विचार करना होता है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक ढांचा या भाग 1, यानी कि सबसे पहले आप लोग प्लीज नोट करें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है? और उन चैप्टर्स में क्या क्या है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, किस किस पर हमें फोकस करना है। तो मैं यहां स्टार बनाऊंगा, सब बच्चे नोट कर लेंगे। आज पहली क्लास है, मैं स्टार बनाऊंगा और इसको सब लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या करेंगे, जैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं दूंगा ट्रिपल स्टार। ध्यान करिएगा, यानी अगर मैंने ऐसे ऐसे में क्रॉस कर दिया तो समझ लेना ट्रिपल स्टार, या मैंने 3 लिख करके ऐसे कर दिया तो आप ये मान लीजिएगा कि ट्रिपल स्टार की बातचीत है।
ट्रिपल स्टार का मतलब हो जाएगा कि ये एकदम आपको फोकस करना है। डबल स्टार का मतलब है कि आप इसको भी ध्यान रखेंगे। सिंगल स्टार का मतलब है कि ठीक है चलते चलते देख लेंगे, और जहां स्टार नहीं मिलेगा वो केवल हमारे इन स्टार्स तक पहुंचने का रास्ता होगा। क्या होगा? इन स्टार्स तक पहुंचने का रास्ता। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन स्टार्स तक पहुंचने का रास्ता। तो ये आपको ध्यान रखना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दशहरे की छुट्टी के बावजूद भी इतने ढेर सारे बच्चे जो है मेरे साथ, लगभग 120 से ऊपर बच्चे इस समय वॉच कर रहे हैं। और प्लीज जाना नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम आए, लेकिन आप देखेंगे पॉलिटी इतना बढ़िया करा दूंगा। अभी तो स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो केवल ऐसे ही बातचीत हो रही है, ठीक है। आप बस रुकिए, देखेंगे पॉलिटी जबरदस्त रूप से आपका कंप्लीट कराने वाला मैं हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 स्टार बच्चों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डबल स्टार क्या हो जाएगा? 3 स्टार MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 स्टार क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सिंगल स्टार क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो अब ये आप पकड़े रहिएगा, और बाकी को हम इन्हीं के, जिन पर कुछ भी नहीं लगेगा वो इनके सब्सिडरीज होंगे, इनके सहायक होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा जो आया है वो रुका रहेगा। आइए सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। आपको देखेंगे मैं इसी पॉलिटी से मैं एक निबंध भी आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मैं एकदम थारोली यूपीएससी का टीचर हूं, तो आपको बहुत कुछ हेल्प, जो भी बच्चे सीरियस हैं उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं एक निबंध लिख करके बताता हूं, मैं निबंध भी सिखाऊंगा कि कैसे आप पॉलिटी से निबंध कर लेंगे। मैं एक निबंध लिखता हूं जो यूपीएससी में आया हुआ, मेरे बच्चों देख लीजिएगा, आया था अधिकार। ये निबंध आया है, आप चेक करिएगा, अभी हाल फिलहाल में 2013 में या 14 में, आप प्लीज चेक करिए। अधिकार, सत्ता के साथ दायित्व बढ़ जाता है। ध्यान करिएगा, अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है, ठीक है, अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका, अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है। ये निबंध आया था बच्चों। अब बताओ मुझे अधिकार का मतलब क्या, यहां क्या लिखा हुआ है, फिर से अगर प्रश्न समझ में आया हो। अधिकार में सत्ता लिखा हुआ ना बेटा, पावर। तो पावर का सेंटर कहां आएगा? पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी पॉलिटी में, यानी राज्य व्यवस्था में, यानी विधायिका, यानी कार्यपालिका, यानी न्यायपालिका, और जितने भी हमारे संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय हैं, ध्यान रखिएगा। यानी इन सबकी शक्तियों को आपको पता होना चाहिए, और इन शक्तियों का बेहतर ढंग से कैसे निर्वहन करना चाहिए, और क्या ये इन संस्थाओं पर बैठे व्यक्तित्व जिनके हाथ में पावर है, क्या वो सत्ता का बेहतर ढंग से निर्वहन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अधिकार के साथ दायित्व का संबंध है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। तो सिंपल पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और केवल एक उदाहरण बताया हूं, आप देखेंगे डेमोक्रेसी पर कोई भी निबंध अगर आता है, ध्यान रखिएगा, मैं प्रॉमिस करके कह रहा हूं, लोकतंत्र पर, यानी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी डेमोक्रेसी पर, यानी लोकतंत्र पर लगातार निबंध पूछे जाते रहे। किस पर? डेमोक्रेसी पर। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा पॉलिटी डेमोक्रेसी का ही एक आईना है। डेमोक्रेसी का एक आईना है क्या? राज्य व्यवस्था, यानी हमारी जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, सांविधिक, ठीक है, ये किस प्रकार से काम करती हैं, और इनसे जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन कैसे संपादित होता है। अब्राहम लिंकन साहब की जो ये सबसे आसान डेफिनेशन है वह किस प्रकार से पूरी होती है। तो यह सब हमें राज्य व्यवस्था में मदद करने वाला है। तो रुकना है, समझना है कि मैं पूरा डेमोक्रेसी का पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज मेरे बच्चों, जैसे सोसाइटी में प्रश्न पूछा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से कैसे अलग है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम के वाद विवादों से कैसे परे है। यह सोसाइटी खंड में पूछा है प्रश्न 2 बार। मैं मेरे बच्चों वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना, और क्या है उसी में है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और क्या है, गणतंत्रात्मक। ये शब्द वहां इस्तेमाल हुए हैं। तो जब हम पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे तो वहां पर यह बताना ही पड़ेगा कि भारतीय पंथ निरपेक्षता, या पहले इसी को धर्म निरपेक्षता कहते थे, तो यह किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है पश्चिम से, यानी भारत वाला कैसे अच्छा है। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन याद करिए, क्या पूछा था इस बार, जो मैंने आप लोगों को पेपर में कराया है। जिन बच्चों ने फॉलो किया है मेरा 2019 का आईएएस
पेपर मेंस डिस्कशन। पॉलिटी का क्या प्रश्न था? तो पॉलिटी में प्रश्न पूछा आपसे, क्या प्रश्न पूछा पॉलिटी में कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता फ्रांस को क्या सिखा सकती है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता फ्रांस को क्या सिखा सकती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आप लोग को। अभी मैं बगैर चैप्टर ओपन किए सारी बातें बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ यहीं से कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी ही क्या है? डेमोक्रेसी की आत्मा है। एक लोकतंत्र कैसे बेहतर ढंग से चलेगा, कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन कहां होगा? राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था मींस कि राज्य का शासन चलाने की व्यवस्था। क्या होगा? राज्य का शासन चलाने, यानी कि राज्य मतलब भारत, ठीक है। तो भारत का शासन कैसे चलेगा? तो चूंकि भारत एक संघीय राज्य है, क्या है, जिसमें केंद्र है, राज्य है, और हमारा संघवाद सबसे खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत कैसे है? हमारा संघवाद विश्व से इसलिए खूबसूरत है कि विश्व के हर संघवाद में केवल 2 स्तर होते हैं, केंद्र होता है, राज्य होता है। हमारे 3 स्तर हैं, केंद्र भी है, राज्य भी, और क्या है, लोकल बॉडीज भी हैं। त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। तो बहुत विस्तारित रूप से पॉलिटी कराने वाला हूं, बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। एक नया आपको ऐसा लगेगा कि संसार है, ठीक है। तो पॉलिटी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमें पूरा का पूरा क्या करना है? बेहतर से बेहतर ढंग से। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना, यह ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी कोई चीज कम समझ में आए, कभी ज्यादा। आपको संतुलन बनाना है। जब तक पर्सनालिटी में संतुलन नहीं होगा, इतनी मोटी किताब, यानी कितने, ये 1000 पेज की किताब है, इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों लोग मिल करके तहलका करेंगे। किसमें? इसी पॉलिटी में। सारे क्वेश्चन मेंस प्रीलिम्स यहीं हल कराऊंगा। और मेरे बच्चों, अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, जो बच्चे अभी तक मेरा सिलेबस एनालिसिस 2019 आईएएस मेंस का पूरा पेपर एक टीचर ने अकेले, यानी पेपर 1 के तीनों खंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, पेपर 2 के पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस, इसके अलावा पेपर 3 का इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरमेंट और सिक्योरिटी और आपदा, ये सारा टॉपिक मैंने अकेले आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व किया है। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव के फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चों, आप लोग सर्च करें 2019 आईएएस मेंस डिस्कशन बाय सुनील सर, अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं क्या हूं, मैं फिर से सब बच्चों से अपने विनम्रता से कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे आप जीरो मानिए। क्योंकि एक अध्यापक अपने आप में कुछ होता नहीं है, उसके बच्चे जब सक्सेस प्राप्त करते हैं तभी अध्यापक को नंबर मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैं हमेशा से इस बात का कहीं ना कहीं समर्थक रहा हूं कि आप ही की सफलता से हमारी सफलता निर्धारित होती है। इसलिए सिंपल बात है कि आपको यह आश्वस्त करने के लिए मैंने बताया कि सारा पेपर मैंने डिस्कस किया। इसका मतलब कि पॉलिटी का पेपर आप चेक करिए कि किस प्रकार से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं मेंस में, और मैंने उनको किस प्रकार से डिस्कस किया है। इससे आपको और मेरे ऊपर विश्वास आएगा और अपने ऊपर भी विश्वास आएगा कि चलो यार सर अच्छे मिले हैं, दोनों लोग मिल करके अब कम से कम पॉलिटी को जेब में रख लेते हैं जबरदस्त तैयारी करते हुए। इसलिए मैंने बताया कि आप लोग उस पेपर एनालिसिस को देखोगे तो कॉन्फिडेंस होगा कि सर का पॉलिटी पर जबरदस्त कमांड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को मेरे बच्चों, और जिसमें फिर से 2 बातें डायरी में लिख लीजिएगा। बच्चों मेरे डायरी में क्या लिखना है? तो डायरी में केवल 2 चीज यहां पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार मैं, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास है, इंट्रो क्लास है, तो बहुत ज्यादा हम लोग स्पीड पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पर आप लोगों ने दशहरे का ये अच्छा तोहफा दिया है। बहुत अच्छे संख्या में बच्चों की उपस्थिति है और ऐसे ही बने रहिएगा। देखिए 2 चीज बेटा, पहला और दूसरा इस पुस्तक से मैंने बाहर निकाला है, यही निकालना है, ध्यान करिएगा। देखिए मैंने क्या किया, डायग्राम यहां नहीं बनाया, यहां नहीं बनाया, यहां नहीं बनाया, यहां नहीं बनाया, मैंने इस पुस्तक बनाया। तो सबसे पहले क्या, यहां से हमें प्रीलिम्स निकालना है, यानी जब भी आप प्रीलिम्स देंगे तो हमें प्रीलिम्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैंने लगातार निकाला है तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। और प्रीलिम्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में यहां से प्रश्न आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन में। तो हमें इस किताब को ऐसे पढ़ना है कि हम क्या करें कि 15 से 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हल कर लें, और फिर क्या करें, इसी से जो
यूपीएससी के मेंस की यूनिट है वो मैं कल से या परसों से जब उसमें विस्तार से आऊंगा, तो यानी मेंस के जो 10 क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चों, उसको हम किस प्रकार से कंप्लीट करें, यह दोनों पार्ट में लक्ष्मीकांत से सिखाऊंगा। और आपको यह भी पता लगेगा कि ये जो मेंस है इसमें कहीं न कहीं लक्ष्मीकांत ऐसी पुस्तकें भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं। अब आप मेरा मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं खुद कह रहा हूं कि मेंस में ये किताबें थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। इसका मतलब मेंस में क्या करना होगा, क्योंकि जो बच्चे मुझे द हिंदू सेगमेंट में फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको डबल लाभ होगा कि इधर मैं पढ़ा रहा हूं लक्ष्मीकांत और उधर क्या बताऊंगा कि करंट अफेयर्स जब पढ़ाऊंगा तो जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मैं बताऊंगा कि बेटा ये इस पार्ट में जाएगा। जैसे मान लिया दल बदल पर कोई बातचीत हुई तो मैंने बता दिया कि बेटा दल बदल पॉलिटी में जो भी परंपरागत सिद्धांत हैं उन सबको पढ़ो, जो प्रावधान है उनको पढ़ो और वर्तमान वाले से अटैच कर दो। तो इसका मतलब है यह जो मेंस है मेरे बच्चों, अभी से मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार की किताबों में, चूंकि मैंने लगातार मेंस लिखा है तो मुझे पता है इन सब पुस्तकों में मेंस की एक सीमा है। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आ गए तब तो ठीक है, पकड़ में आएंगे, लेकिन जैसे ही एडवांस क्वेश्चन आता है, एडवांस क्वेश्चन हमेशा करंट पे होता है, तो करंट तो हमें 1.5 वर्ष का, मैं हिंदू खुद करा रहा हूं आप लोगों को, तो स्वाभाविक है आपको कहीं से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। भारत की राज व्यवस्था, 2 चीजें सब लोग अपनी कॉपी में, क्योंकि कंटेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले माइंडसेट बनाना इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे हमें ग्रहण करना है, एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि अगर ऐसे पढ़ेंगे कि आंखों से टक्कर मार के वापस आ रहा, नहीं, आपको एब्जॉर्ब यानी शरीर में ऐसे बिल्कुल हाँ कि ये पार्ट मेरा तैयार हो गया। अगर ऐसी तैयारी कर पाएंगे तो बेहतर होगा। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? आइए स्टार्ट करें यहां से। आज हम इंट्रो करेंगे कि क्या क्या इसमें खास है, क्या आपको पढ़ना है, और स्टार पर फोकस रहिएगा। 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, यह रणनीति बिल्कुल आपको फॉलो करनी है, ठीक है? 3, 2 एंड 1 स्टार। आइए अब स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है? क्या सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप, भाग 1, यानी कई भाग में है। तो भाग 1 में क्या क्या है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आज उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला क्या, संवैधानिक ढांचा क्या है। तो सबसे पहले ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कि हमारा संविधान जो है वो कैसे कैसे बना, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, संवैधानिक ढांचा। तो अगर आप देखें इसके अंतर्गत क्या क्या है मेरे बच्चों, तो इसके अंतर्गत 2 चीज है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि वही मैंने बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि भाई ये जो 1950 का संविधान है ये कैसे आया। 1950 में जो हमने संविधान अंगीकृत किया, ठीक है ना, वो कहां से अंगीकृत किया, क्या एकाएक बन गया या उसके, यानी ये बेटा ध्यान रखना, संविधान यानी 1950 की जो आपकी यात्रा है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। 1950 की जो यात्रा यानी 1950 तक पहुंचने की जो यात्रा रही वो कैसी रही है, क्या ये सडन हो गया या इसके पीछे एक क्या व्यवस्था रही है, यानी जैसे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, और इसके बाद दूसरा क्या करना है कि ताज का शासन यानी महारानी का शासन 1858 से 1947 तक। तो सिंपल सी बात है, 1950 का जो हमने संविधान अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि इसका मतलब है कि यह जो हमने किया तो यह यात्रा अपने आप में आइसोलेटेड अकेली यात्रा नहीं थी, यह यात्रा किसके साथ थी, यानी उसकी एक पृष्ठभूमि थी। इसी को बोलते हैं बेटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक रूप से, यानी कि इसका इतिहास क्या रहा, 1950 का इतिहास क्या रहा है। तो मेरे बच्चों पहली चीज ये देखेंगे तो इसमें पहला चीज आएगा कि कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल। आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नए बच्चे ध्यान से समझेंगे कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, यानी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमारे यहां रूल किया है, तो सबसे पहले 1757 की प्लासी की लड़ाई के पश्चात, फिर क्या हुआ बक्सर जीतने के पश्चात, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के, वारन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, और इस प्रकार से शासन की पूरी एक प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो यानी 1857 के विद्रोह तक कंपनी शासन करती रही, लेकिन 1857 यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन बना रहा। और फिर
ताज का शासन यानी 1858 में, यानी क्या किया गया कि जब 1857 का हमारा स्वाधीनता संग्राम हुआ तो उस पृष्ठभूमि में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके और इंग्लैंड का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया महारानी के शासन के नाम से। तो सिंपल सी बात है। तो यानी हमें सबसे पहले यह देखना है। अब आते हैं हम लोग क्या, स्टार पे। तो इसको बेटा अभी तक आप मान के चलो कि एक प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो आप जैसे आप इसे सिंगल स्टार दे सकते हैं, यानी ये सिंगल स्टार है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत कम पॉलिटी में पूछे जाते हैं। अपवाद स्वरूप एकाध क्वेश्चन कभी आए हुए पिछले 10 से 15 वर्षों में, तो ये सिंगल स्टार है। यानी हम जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अब अगले पे आते हैं। अब दूसरा हमारा आता है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दूसरा चैप्टर हमारा होता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आइए देखें, अब इसमें सिंपल सी बात है, यानी संविधान का निर्माण में अनुक्रम है। जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, तीसरे नंबर पे क्या हुआ, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर और आठवें पर। ठीक है। अब आप देखो बेटा, संविधान का निर्माण है, क्लियर है। या यहां पर आने से पहले एक क्वेश्चन मुझे मेंस का याद आ गया है, मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं। याद था, एक स्टार के चक्कर में निकल गया। ठीक है। एक मेंस का क्वेश्चन था बेटा कि 2017 या 18 का आप चेक कर लीजिएगा। प्रश्न था कि क्या 1950 का संविधान 1935 के संविधान की अनुकृति है, ऐसा पूछा गया। मतलब उसका मैं सार शब्दों में, यानी 1950 का संविधान जो है क्या 1935 से ही सीधे सीधे उठा लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्या करना है कि अब ये जो विकास की यात्रा रही है, इसी विकास की यात्रा में 1935 एक चरण है, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यही उसने पूछा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम रहा है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या 1950 के रूप में ही जाना जाता है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगला, क्या चीज है बच्चों, कुछ क्वेश्चन है सर लक्ष्मीकांत के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, नहीं, लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है सभी बच्चों, ठीक है बेटा, गौरी बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आनंद ने पूछा है सर जी आज से स्टार्ट करें तो 2020 यूपीएससी पास हो सकते हैं, क्यों नहीं स्टार्ट, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, संविधान का निर्माण, इसके बाद दूसरा हमारा चैप्टर, भाग 1 का दूसरा चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए संविधान सभा की मांग, यानी कि संविधान सभा की मांग की गई, उसकी क्या क्या पूरी हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। बेटा ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक माइंड सेटअप के स्तर पर, यानी आपका माइंड सेट करेगा। तो सब लोगों को टिल एंड तक देखना है। आज भी इंट्रो होगा और कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ इंट्रो होगा, यानी 2 रोज में, चूंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है तो आप लोगों को पेशेंसली, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत मैं आपको समझा दूं, और इसी लक्ष्मीकांत की पुस्तक के द्वारा आप और भी ढेर सारी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, यानी इसी बेस पर अभी मैं पढ़ने के तरीके भी बता रहा हूं। ठीक है ना, कैसे हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी पहले एक बार हम चैप्टर से रूबरू हो जाते हैं और स्टार पकड़ लेते हैं, किसको 1 स्टार, किसको 2 स्टार और किसको 3 स्टार हमें देना है, यह ध्यान रखिएगा। तो संविधान का निर्माण हमारा दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बनना भाई कि संविधान का निर्माण तो होगा फाइनल, लेकिन उसके पहले उसकी मांग कब से शुरू हुई, और जब मांग शुरू हुई तो संविधान सभा का फिर गठन कब किया गया, यहाँ की जो कार्य प्रणाली रही वो कैसी रही है, यानी किस प्रकार से संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई है। फिर इसके बाद क्या है, कौन कौन सी समितियां थी। ये प्रीलिम्स में, स्टेट सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में बहुत पूछता है, तो इसीलिए मैंने देखिए पीसीएस, चूंकि मैं आईएएस को पढ़ा रहा हूं लेकिन पीसीएस भी मैंने लिख दिया। तो संविधान सभा की समितियां जो होती हैं वह पूछी जाती हैं प्रायः स्टेट सिविल सर्विसेज का, यह फेवरेट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों यहां पर पीसीएस पे मैंने टिक कर दिया है, संविधान सभा की समितियां। फिर इसके बाद क्या है कि संविधान का प्रभाव में आना, कि सिस्टम में कैसे आया, ये सारी बातें हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है,
प्रवर्तन यानी व्यवहार में आ गया, और संविधान सभा की आलोचना यानी कुछ आलोचना की गई है संविधान सभा की। क्यों की गई है? कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें उठाया गया, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें उठाना था लेकिन नहीं उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया? इन सब मुद्दों पर एक संक्षिप्त चर्चा है। तो इसको मैं कोई स्टार मेरे बच्चों नहीं दे रहा हूं। पीसीएस के लिए मैंने यहां लिख दिया है संविधान सभा की समितियां। तो जो बच्चे पीसीएस पर फोकस होंगे वो संविधान सभा की समितियों, यानी पीसीएस में यहां से प्रश्न आते हैं, पर आईएएस में अभी तक एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो यहां से क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चों अब समझ में आ रहा होगा। आप पीटी में पढ़ते होंगे ना, करंट अफेयर्स में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में सुगमता। व्यापार करने में सुगमता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे विदेशी निवेशक आते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यार इनके यहाँ इधर उधर का कोई लोचा नहीं है, डायरेक्ट हम मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे ही लक्ष्मीकांत में जो मैं बातें बता रहा हूँ, ईज ऑफ स्टडिंग है, यानी आपको पता होना चाहिए पहले, किसी भी चैप्टर में जाने से पहले पता होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं तो क्या होगा मेरे बच्चों, अगर मैं सब पे स्टार बना दूं और पता चले 70 से 80 अध्याय हैं, आप सबको इंपॉर्टेंट मान के, मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि क्या बेटा पूरे 70 के 70 चैप्टर, 80 के 80 चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं? मुझे सब बच्चे बताएंगे क्या कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते हैं ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप नहीं कर सकते हैं का मतलब है कि बेटा 70 चैप्टर अगर हम यही बार बार रिवीजन करेंगे, यानी कि अगर हम एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे तो हमें तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हमें तो हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें तो ना जाने क्या क्या पढ़ना है। आप विचार करिएगा, हमें ना जाने क्या क्या पढ़ना है, यानी पूरा का पूरा आप समझिए प्लेनेट पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, इनफैक्ट स्पेस पर भी, वो सब हमें प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तक हम फिल्टर करना नहीं सीखेंगे, कंटेंट को फिल्टर करना, क्या करना? कंटेंट को फिल्टर करना। तो इसका मतलब बेटा यहां पर मैं कंटेंट को आज और कल फिल्टर करना सिखाऊंगा कि कैसे कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और दूसरी चीज पे आते हैं, ठीक है? यहां पर संविधान की प्रमुख विशेषताएं, अगला क्या है? ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चलो भाई, चलो मेरे बच्चों लगा लो ट्रिपल स्टार। क्या लगाना है? बढ़िया है। किससे लगा दूं मैं? रेड पेन से लगा देता हूं, लाल कलम का निशान, ट्रिपल स्टार ये लगाइए फटाफट। 1 2 3। इसका मतलब है MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार लगाओ मेरे बच्चों, इस पे ट्रिपल स्टार लगाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपके सामने, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? यानी कि संविधान की क्या हो गया कि पूरा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट यानी पूरा का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। किस में मेरे बच्चों? मेंस में, यानी कि प्रस्तावना। ये बेटा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता? संविधान की आत्मा। आप देखेंगे कि फिर हम लोग प्रस्तावना का कैसे कैसे क्या क्या एलिमेंट हो तो विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। इसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा का मतलब है कि ये सार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और इसके बाद फिर क्या कराना है? हमारा जो समाजवादी, जो हमारा पंथ निरपेक्ष, जो हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह शब्द हैं, और जो हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का पूरा आदर्श है, और जिसको संविधान में अनेकों प्रकार से विभिन्न भागों, विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से समझाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। मेरे बच्चों ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, और भी एक आध स्टार हो वो भी बना लीजिएगा। क्यों बना लीजिएगा? यूपीएससी मेंस का पेपर एनालिसिस करिएगा। एक आध बार अपवाद नहीं कह सकता हूं, लगातार प्रस्तावना में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको यूपीएससी प्रश्न के रूप में पूछता है। जैसे अभी मैंने बोला धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना का शब्द है, लगातार पूछा है। गणतंत्र शब्द का मायने पूछा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लगातार यहां से प्रश्न बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, आपको अलर्ट रहना है।
क्लियर है? तो प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना समझ में आ गई तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आ गया, यानी पूरा संविधान समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा। चलो बच्चों, मैं 1 मिनट के लिए केवल बता दूं कि प्रस्तावना समझ गए तो क्या क्या समझ में आएगा। आप अगर प्रस्तावना समझ गए तो आपको आएगा कि संसद किस प्रकार से विधि निर्माण का कार्य करती है और क्यों करती है, क्योंकि प्रस्तावना के आदर्श ही अंततः संसद के आदर्श हैं। यानी संसद वही काम करेगी जो प्रस्तावना के आदर्श में दिया गया है। कार्यपालिका जो हमारी होती है यानी विधायिका वही करती है जो प्रस्तावना में दिया गया है। कार्यपालिका वही करती है क्या कि जो हमारी प्रस्तावना में संविधान के या शासन के आदर्श हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। और न्यायपालिका इस बात की निगरानी रखती है। क्या निगरानी रखती है? न्यायपालिका इस बात की निगरानी रखती है कि भाई विधायिका और कार्यपालिका ने जो किया है क्या वो संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों के अनुकूल है या नहीं। अगर अनुकूल है तो अच्छी बात है, अनुकूल नहीं है तो आपको अच्छे से पता होगा 2 प्रकार से हस्तक्षेप करती है। पॉलिसीज में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, याद रखिएगा, जो सरकार की नीतियां अगर अच्छी नहीं है तो उसमें न्यायिक सक्रियता के माध्यम से हस्तक्षेप होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ाऊंगा मैं। और इसके बाद अगर पॉलिसीज के अलावा अगर जो संविधान का आदर्श है उस पर कोई उंगली उठेगी तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। ध्यान रखिएगा, ये आदर्श होते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत डीप टॉपिक है, बहुत बढ़िया समझाऊंगा मेरे बच्चों। बस आपको कॉन्फिडेंस बना करके रुके रहना है, टिके रहना है, यह ध्यान रखिएगा। फिर संविधान की विशेषताएं कि हमारा संविधान संघात्मक है, एकात्मक है या दोनों का भी लक्षण है, ये सब भी महत्वपूर्ण है, आपको जानना होता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा क्योंकि लगातार पूछता है बेटा सहकारी संघवाद क्या है, प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है। तो सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे संविधान की विशेषताएं देखनी होती हैं। ठीक है, फिर ये देखो संविधान की आलोचना भी देखनी होती है, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं पता होता हम विशेषताओं का बेहतर ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इस हिसाब से चलते रहिएगा। फिर इसके बाद अगला क्या है, चौथा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए विस्तार से है अब, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। तो संविधान की प्रस्तावना मैंने पहले बताया, तीसरा और चौथा एक ही चीज है, यानी संविधान की प्रस्तावना पर फोकस है, आप लोगों को फोकस कर देना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी राज्यों के संघ की बातचीत। चूंकि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, यानी राज्यों का पुनर्गठन संसद कैसे करती है। और फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ है। तो यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो स्वाभाविक हम पढ़ेंगे, पर इसमें भी मैं कोई स्टार नहीं दे रहा हूं। भले आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं स्टार इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने यहां से पूछा नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। यूपीएससी कहां से पूछता है सबसे ज्यादा, तो उस पर हम लगातार फोकस करेंगे। क्लियर है, पढ़ेंगे सब, लेकिन रिवीजन करना है, इसलिए हम कुछ सिलेक्टेड एरियाज को पहले से चुनते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलेक्टेड एरियाज को फोकस करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद अगला चैप्टर है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो नागरिकता का अर्थ एवं महत्व तो आपको जानना है। अब देखो बेटा, अगर नागरिकता संवैधानिक उपबंध है, नागरिकता अधिनियम 1955, ये पकड़िएगा जरा, इसको भी बताता हूं। 1955 को एकल नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता। तो सिंपल सी बात है, यहां से भी पिछले 10 से 12 वर्षों में कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए यह पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 है ना बेटा, अब जरा देखो इस समय क्या चल रहा है, हिंदू में पढ़ाता हूं, एनआरसी विवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है। असम का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यानी अब नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे, उसी के साथ एनआरसी को कनेक्ट कर देंगे, तो ये अगली बार का यानी 2020 का ये मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं दोनों चीजें एक साथ लेकर के चलूंगा। तो इसका मतलब इस पर भी मैं कोई स्टार नहीं दे रहा हूं, बस मैं पढ़ाऊंगा, आ गया अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही कह रहा है कि चीजें यहां से आई नहीं है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें अब देखिए फिर से आ गया बेटा, लगाओ ट्रिपल स्टार, लगाइए लगाइए भाई, ट्रिपल स्टार से ऊपर भी कोई स्टार होता लगाइए, ठीक है। ट्रिपल स्टार आ जाइए, ओके 1 2 3।
और लिख लीजिए MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी मूल अधिकार जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस बोथ। ये ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने आपके आ गए फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए मूल अधिकारों की विशेषताएं मैं थोड़ा बताता हूं। पहले मूल अधिकार हल्का सा बताऊं, फिर पॉलिटिकल लैंग्वेज में कल परसों से, मतलब कल से हम अपनी जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टॉपिक वाइज, तो फिर उसमें आएगा ही आएगा। अच्छा बताइए मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? एक सामान्य ढंग से विचार करिए, मूल अधिकार का मतलब क्या है? अरे भाई, जब हम पैदा हुए थे, हम सब, आप, हम, या मतलब हम सब के अलावा, अभी तो मान लीजिए एक राज्य है, हम का मतलब हुआ हमारे पूर्वज। तो जब पूर्वज हमारे पैदा हुए तो क्या हुआ कि उस समय कोई राज्य तो था नहीं, आदिम व्यवस्था थी। तो उनके जो अधिकार होते थे, जोर से बोलना, टहलना, हंसना, गाना, कुछ भी खाना, कहीं भी आना, कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, प्राकृतिक रूप से उनको सारे ये अधिकार मिले हुए थे नेचुरली। तो जब प्राकृतिक रूप से ये सारे अधिकार मिले हुए थे, प्राकृतिक शब्द को मेरे बच्चों पकड़ लीजिएगा, क्या करना है? प्राकृतिक शब्द को। तो इसका मतलब ये हमें किसी भी प्रकार से, यानी अच्छी, हम क्या ले सकते हैं? हवा ले सकते हैं, पर्यावरण मुक्त हमारा जीवन है, प्रत्येक प्रकार से किसी भी प्रकार का आपके पास राइट है, आप कुछ भी कर सकते थे। नेचुरल आपके राइट, यानी इस पृथ्वी पर जब आप पैदा हुए आपके पास कुछ बेसिक अधिकार थे, आधारभूत राइट थे, जिसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो बेटा ये जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को राज्य की गारंटी के माध्यम से एक्सेप्ट किया गया है। क्या किया गया है? मूल अधिकारों को क्या किया गया है? ध्यान करिएगा, जो हमारे प्राकृतिक अधिकार थे, उन प्राकृतिक अधिकारों को, क्योंकि राज्य का उदय हुआ तो हमारे प्राकृतिक अधिकारों पर राज्य का कुछ नियंत्रण आया, तो ऐसे में क्या किया गया? उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को राज्य ने कहा कि हम आपके मूल अधिकारों के रूप में संवैधानिक गारंटी प्रदान कर रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, राज्य कभी भी आपके उन नैसर्गिक अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप तब करेगा कानून और व्यवस्था की स्थिति में, जिसे संविधान में युक्त निर्बंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्त निर्बंधन। यानी कि आप अपनी छड़ी उतना ही घुमाएं टहलते समय जिससे सामने वाले को चोट ना लगे। जैसे ही सामने वाले को लगेगी तो आपकी छड़ी घुमाना आपकी फ्रीडम है, आपका मूल अधिकार है, आपका नैसर्गिक अधिकार है। पर अगर वो दूसरों को चोट पहुंचाएगी तो लोकाचार यानी कि लोक आचार को व्यवस्थित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर देगा। दैट्स कॉल्ड मूल अधिकार। मेरे बच्चों समझ में आया? मूल अधिकार सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, मूल अधिकार हमें ऐसे पढ़ना है। एक आध पॉइंट अगर और अटैच कर दूं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि प्राकृतिक, तो बेटा पहले हम प्राकृतिक थे, ठीक है, आदिम समाज में थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि आबादी बढ़ने लगी, मत्स्य न्याय हो गया, यानी कि संसाधनों को लेकर के परस्पर झगड़ा होने लगा। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता राज्य को सौंप दी। रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी याद करिए, ठीक है, और भारत में मत्स्य न्याय का सिद्धांत याद करिए, मनुस्मृति की मतलब जो विधि की व्यवस्था है उसको याद करिए। तो सिंपल सी बात है, यानी हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं, क्या? मूल अधिकार। और क्योंकि नैसर्गिक हैं इसलिए राज्य इनके लिए गारंटी देता है। क्या देता है? राज्य गारंटी प्रदान करता है कि भैया वो आपको ये मूल अधिकार उपलब्ध कराएगा। और जैसे ही उसकी गारंटी समाप्त होती है तो आपके पास संविधान में व्यवस्था है कि आप न्यायालय में जा करके उस गारंटी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, इस हिसाब से आप लोगों को देखते हुए चलना है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों, और इसको हम लोग जबरदस्त रिवीजन करेंगे कई बार। कैसे नोट्स बनाना है, क्विज भी करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर बने रहना है। आइए देखें मूल अधिकारों की विशेषताएं। सबसे पहले मूल अधिकारों की, यानी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, जो मैंने बताया बेटा यही है। फिर इसके बाद राज्य की परिभाषा, यानी कि इसमें राज्य क्या है, ठीक है ना, जो मैंने राज्य शब्द का इस्तेमाल किया उसका डिटेलिंग करेंगे क्या कि राज्य है क्या। फिर इसके बाद मूल अधिकारों से असंगत विधियां हम यह देखेंगे। फिर समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं आपके। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर ये अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तो ये क्या है, यह सबसे शीर्ष अधिकार है। इसके तहत आप कोर्ट में जाएंगे,
ठीक है, और मांगेंगे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से भैया हमें हमारे मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आइए अब इसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों में रिट आएंगी, तो रिट के प्रकार क्या होते हैं, उनका क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब इस पर भी बातचीत की गई है कि अगर कहीं पर सशस्त्र बल का नियोजन है तो वहां पे मूल अधिकार को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यानी स्वाभाविक अगर कहीं मान लीजिए आपके घर के आसपास, जैसे मान लीजिए पहले का जम्मू कश्मीर, अब घर के आसपास पूरी फोर्स लगी हुई, फ्रीडम नहीं है, शाम को 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, कई रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसका मतलब आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाया। मूल अधिकार तो कहता है कि भाई किसी प्रकार की फ्रीडम पर कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती, तो वही फिर समझाया गया कि सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, यानी यहां पर कंडीशंस होती हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद क्या है, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार पे हम बातचीत करेंगे कि अगर मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारों का स्वरूप क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेन बेटा यही है, बस ये वाला पार्ट, यानी यहीं पर आप ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। क्या करना है, ट्रिपल स्टार, ध्यान करिएगा फिर से, ट्रिपल स्टार बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगला चैप्टर क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहां पर भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। कितने स्टार लगाएंगे, ट्रिपल स्टार लगाइए, 1 2 3, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी है, इस पर भी ट्रिपल स्टार लगाइए। प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। बेटा इसका मतलब क्या है, अच्छा एक चीज बताइए कि आप शासन का चयन क्यों करते हैं, आप शासन का चयन क्यों करते हैं, मुझे बताएं। तो मेरे बच्चों शासन का चयन इसलिए करते हैं, यानी हम वोटिंग क्यों करते हैं, हमने राज्य क्यों बनाया, हम क्यों जो है, चाहे जो है विधान मंडल का इलेक्शन हो या फिर संसद का इलेक्शन हो, हम वोटिंग क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि एक शासन व्यवस्था के लिए, एक अच्छे शासन व्यवस्था के लिए एक बेहतर सरकार आए, और वह सरकार क्या करे, हमारे लिए व्यवस्था का प्रबंध करे, यानी प्रत्येक प्रकार से वो हमें व्यवस्था प्रदान करे। तो इसका मतलब ये जो राज्य के नीति निदेशक हैं वह वही हैं कि नागरिकों को जो बहुत सी चीजें मूल अधिकार के रूप में जैसे वो मांग भी करता है, वो अच्छी बात है, लेकिन राज्य के कुछ कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी मूल अधिकार आपके अधिकार हैं जिन्हें आप लीजिए, और ये क्या है, ये राज्य के बेटा कर्तव्य, बस इतना याद कर लो, क्या है, ड्यूटी है, ये राज्य के कर्तव्य है, यानी करना ही करना है, ऐसा जो है इसमें भाव है, ठीक है। हालांकि बाध्यकारी नहीं है, हम लोग बातचीत करेंगे इसमें, ठीक है। तो यानी ये राज्य के कर्तव्य, क्यों कर्तव्य है, क्योंकि राज्य लोकतंत्र में क्या माना जाता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन साहब की डेफिनेशन, जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन। तो इसका मतलब अगर जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन होगा तो इसका मतलब क्या, कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट होगा कि नहीं होगा, कल्याण करने वाला राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब बेटा क्या होता है कि जैसे एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियां बनाए, नीतियों को सोचे, यानी नीति की परिकल्पना करे, नीति का निर्माण करे और नीतियों का क्रियान्वयन करे। तो सिंपल सी बात है, यानी ये करना, राज्य का कल्याणकारी कार्य क्या होता है, नीतियों की परिकल्पना करना, निर्माण करना और क्रियान्वयन करना, किसके लिए, जनता के लिए। तो सिंपल सी बात है, यही है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हम लोग बातचीत करेंगे इस पर विस्तार से, यह इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस पर भी आपको अपना ध्यान बनाए रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मूल कर्तव्य, है तो बड़ा छोटा, लेकिन ये भी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है यदा कदा, तो डबल स्टार इस पे बना लीजिए, तब आते हैं। यानी डबल स्टार का मतलब हो गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हैं, और बहुत आसान है, 11 पॉइंट में पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। बाद में इसे संविधान में शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, जरा विचार करिए, मूल कर्तव्य क्यों आया होगा। तो मैंने अभी एक निबंध बताया था, अधिकार के साथ कर्तव्य बढ़ जाता है, यानी अधिकार यानी सत्ता के साथ दायित्व का भाव बढ़ जाता है, बताया था नहीं बताया था। तो स्वाभाविक अधिकार के साथ दायित्व, इसीलिए बेटा कि भाई नागरिक मूल अधिकार हैं, और नागरिक मूल अधिकारों का संरक्षण अगर ना हो पाए, उनके स्वतंत्रता का, समानता का, धर्म को मानने का, संस्कृतियों के संरक्षण का, प्रत्येक प्रकार से, तो उनके पास अधिकार है। अगर वह अधिकार संरक्षित ना हो पाए राज्य के द्वारा, तो वो जा सकते हैं किसके पास, वह न्यायालय की शरण में, न्यायालय उनको उपचार यानी रिट के माध्यम से उन्हें उपचार मिलेगी।
यानी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सिंपल सी बात है कि वैसी परिस्थिति में आपको यह ध्यान में रखना है कि यह क्यों आया। तो भाई अगर आपके पास अधिकार है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में राज्य के ऊपर और दायित्व डाल दिया गया कल्याणकारी राज्य का, तो भाई ठीक है, आपके अधिकार भी हैं, राज्य आपके लिए काम भी करेगा, लेकिन आपको भी अपना कर्तव्य जानना पड़ेगा। यानी कि क्या है ये मूल कर्तव्य, जो भी हमारे देश के नागरिक उन सबका फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वह यहां पर। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर्यायी है। अब देखिए कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में पीसीएस वगैरह में यही पूछ लिया गया है कि मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर लाए गए हैं। मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश, तो देखो आंसर हेडिंग में ही है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर इसके बाद मूल कर्तव्यों की सूची कौन सी है बेटा, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कौन से कर्तव्य जो है यूपीएससी लगातार पूछ रहा है और फंसाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो नीति निदेशक तत्वों से मैच खाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व, वर्मा समिति की टिप्पणियां, ढेर सारी बातें हैं जिसको हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे। फिर बेटा देखो सबसे महत्वपूर्ण 11th आ गया आपका, क्या है, संविधान की मूल संरचना। ठीक है, क्या आ गया, संविधान, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि मूल संरचना का मतलब क्या होता है बेटा, यह संविधान में प्रावधान। मूल संरचना का मतलब क्या होता है, जैसे आप खुद अपने बारे में विचार करिए, मूल यानी कुछ ऐसा होगा आपकी पर्सनालिटी में, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, जिसके बिना आपके सोसाइटी को हम ये नहीं कह सकते कि आपकी सोसाइटी वो सोसाइटी है। यानी कुछ ऐसा जो आपकी सोसाइटी की आधारभूत विशेषता होगी, आपकी पर्सनालिटी की आधारभूत विशेषता होगी। तो सेम वैसे ही संविधान की मूल संरचना, यानी एक ऐसा ये पार्ट है जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह न्यायिक निर्वचनों के माध्यम से, यानी न्यायपालिका ने समय समय पर कई मामलों में, केशवानंद भारती मामला आपने सुना होगा, शंकरी प्रसाद से यात्रा स्टार्ट होती है और केशवानंद भारती हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यानी सिंपल सी एक चीज बस कि मूल संरचना का मतलब कुछ ऐसा आधारभूत या कुछ ऐसी आधारभूत विशेषताएं होती हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में शासन, यानी कि जो सरकारें हैं, जो सरकार बनती हैं केंद्र में, राज्य में, वो किसी भी प्रकार से उसकी अवहेलना नहीं कर सकती हैं। तो इनकी सूची भी संविधान में नहीं दी गई है, न्यायपालिका ने समय समय पर इसकी सूची बनाई हुई है। हम लोग उन सूचियों पर भी बातचीत करेंगे। ये बेटा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, तो सिंपल सी बात है, कम पर मेंस में आप इसको लिख लीजिएगा। मेंस की दृष्टि से ये आधारिक संरचना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी बार 2019 में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि जो है क्या संसद संविधान संशोधन करके, प्रश्न याद करिएगा, क्या जो है, नहीं दीपू 10 डाउट नहीं गया, ये 10 ही है बेटा, वो गलती से आया नहीं है। ठीक है, अगर गया भी होगा कल आ जाएगा, हमें सब पता है, बिल्कुल नहीं, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई भी डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रश्न क्या पूछा गया था, पहले आप लोग प्रश्न पे आइए, बिल्कुल क्वांटिटी मत करिए, मतलब मैं सारा कराऊंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। सबसे पहले आप सोचिए कि आप जो सीखने आए वो सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। प्रश्न पूछा गया था इसी बार 2019 में कि क्या संविधान संशोधन शक्ति के द्वारा जो है संसद आधारिक संरचना को बदल सकती है, ऐसा एक थीम वाला प्रश्न था। ठीक है, तो आप देखो कि मूल संरचना अगर आपको पता है, आगे 368 हमें पता है, तो हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले भाग में ये सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, तो पहला भाग हमारा समाप्त होता है। क्लियर है। अब इसके बाद सरसरी निगाह से मेरे बच्चों भाग 2, 3, 4 पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर ये करता रह जाऊंगा तो एक हफ्ते भाग पर ही चर्चा रहेगी। पहला मैंने इसलिए बताया कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि सर बड़ा डिटेल में सारी चीजें कराने वाले हैं। ठीक है, तो अब आते हैं
भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपके सामने है सरकार की प्रणाली, यानी कि शासन की प्रणाली, हमारी पूरी सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपके सामने है। और फिर इसके बाद क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे, लगा लीजिए मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बेटा 4 स्टार बना लीजिए, मैंने 3 ही कहा था, 4 स्टार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसद से पूछे जाते हैं। यहां लगाइए 4 स्टार, 1 2 3 4, यानी आप 4 स्टार लगाइए और इसमें लिखिए MMIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा ये प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की, यानी प्रीलिम्स का तो ये समझिए घर है कि 5 से 6 क्वेश्चन कभी भी आप चेक करके मुझे दिखाइए, एक आध बार के अपवाद छोड़ करके, जिसमें मूल अधिकारों पर अधिक प्रश्न आ गए थे, यही सबसे हिट एरिया है। तो ये सबसे हिट एरिया है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा फोकस हमें इसी पर करना है, इस हिट एरिया पर, यानी संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको देखना है। संसदीय व्यवस्था पूरा ये चैप्टर, केवल 12 ही नहीं, 12 के साथ 13 भी, संघीय व्यवस्था, संघ मैंने बता ही दिया, केंद्र राज्य और स्थानीय जो हमारी तीसरी व्यवस्था है, फिर केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ेंगे, फिर अंतरराज्यीय संबंध, ये सारा पार्ट आपका उसी इन सबको मैंने भाग 2 में एक साथ रखा है और सभी को जोड़ करके 6 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, आपातकालीन प्रावधान, फिर इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति, फिर इसके बाद क्या है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री, और फिर इसके बाद क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद, फिर क्या है, मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, कैबिनेट कमेटी है, फिर इसके बाद संसद, पूरा का पूरा संसद का गठन और संसद की सभी कुछ, यानी इस पार्ट को 6 क्वेश्चन के, फिर देखिए संसदीय समितियां हैं, ठीक है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। फिर इसके बाद संसदीय मंच वगैरह हैं, तो इनको मैं अभी काट दूंगा, कराऊंगा नहीं, क्योंकि पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में कभी कभार मौका मिलेगा, ये देखिए मैं कट कर रहा हूं, ठीक है, संसदीय समूह इनको भी कट कर रहा हूं, बाद में इनको कभी हम देखेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला चैप्टर हमारा उच्चतम न्यायालय हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाइए जरा ट्रिपल स्टार MIMP, ट्रिपल स्टार 1 2 3, और यहां पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये लगा लीजिएगा MIMP, यानी उच्चतम न्यायालय। फिर उच्चतम न्यायालय की शक्ति, यानी न्यायिक समीक्षा, अभी मैंने आपको न्यायिक समीक्षा पर बातचीत की, मेंस प्रीलिम्स दोनों में मेरे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बातचीत है, ठीक है, न्यायिक सक्रियता, कई बार एडिटोरियल में मैं ये चर्चा कर चुका हूं, हिंदू वाला डिस्कशन करते समय। PIL आप सब इस शब्द से परिचित होंगे, फिर अगली बातचीत इस पे की जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद भाग 4 राज्य सरकार आ गया, ठीक है ना, सेम जैसे आपने केंद्र सरकार के बारे में देखा, वैसे ही हम यहाँ पर राज्य सरकारों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं सरसरी निगाह से केवल स्पीड से यहाँ चलूंगा, क्योंकि कल से विस्तार से हम लोगों को पढ़ाई करनी है, यानी कल से हम पहला खंड स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे विषय से भी परिचित होंगे। तो राज्य में देखिए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति था, वैसे ही राज्यपाल के बारे में अभी आप लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा होगा, तो मैंने पढ़ाया भी था कि राज्यपाल क्या जो है केंद्र के एजेंट होते हैं या केंद्र के अभिकर्ता होते हैं, हिंदू का एडिटोरियल याद करिएगा। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री, तो अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल पूछे नहीं जाते, कभी कभार आए हो, मैं अपवाद स्वरूप नहीं कहता। तो ये जो राज्य वाला पार्ट है, देखिए मैं कट करता जा रहा हूं, हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, पढ़ाना मेरे बच्चों सब है, लेकिन आपको क्या करना है कि ये UPSC के विषय में कभी कभार यदा कदा आए हैं, तो आज मैं ईज ऑफ स्टडिंग सिखा रहा हूं, यानी ये भी कटेगा, पढ़ेंगे। मैंने फिर कहा कटने का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, काट में भले रहूं, पढ़ाऊंगा मैं सब, बस ये आपके लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कि मुझे काम नहीं करना है या मुझे कम बता करके निपट लेना है बच्चों को बस ऐसे ही हलवा दिखा देना, नहीं, हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा कि आपको रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, 4 विकल्प कॉपी के सामने होते हैं, आप लोग चेक करिएगा, आंख के सामने होते हैं, और वो चारों क्वेश्चन हम, मतलब 4 विकल्प जिसका आंसर आंखों के सामने होता है, तब भी हम आंसर नहीं लगा पाते। सोचिए इतना इजी एग्जाम कोई होगा, क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि हम सारा पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं करते। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल, ठीक है, उच्च न्यायालय, अब देखिए आ गया, फिर लगाइए उच्च न्यायालय, 2 स्टार
और इसके बाद लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार एंड VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लगा लीजिएगा। सभी बच्चों जो भी कहीं भी हैं, यहां पढ़ रहे हैं, घर पढ़ रहे हैं, गांव पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी। और फिर इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, इसको भी बेटा सिंगल स्टार लगा लीजिएगा, सिंगल स्टार, ठीक है ना। और लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये क्यों? क्योंकि अमूमन कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानना इसलिए आवश्यक होता है। अभी आप लोगों को मैंने कल या परसों एडिटोरियल अगर याद हो द हिंदू का कराया था सुबह, तो मैंने क्या कराया था आप लोगों को? आप लोगों को मैंने बताया था कि जो मुजफ्फरपुर केस था, मॉब लिंचिंग को लेकर के, जो कुछ भारत के लगभग 49 मशहूर हस्तियों ने PM को पत्र लिखा था, मॉब लिंचिंग और धर्म का गलत इस्तेमाल, इन सब विषयों पे, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, उसमें जो निर्णय आया था कि मतलब इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए राजद्रोह कानून के अंतर्गत, ठीक है, IPC के राजद्रोह कानून के अंतर्गत। तो मैंने बताया था कि उसमें जो FIR दर्ज करने की बात वो अधीनस्थ न्यायपालिका ने दी थी, याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायपालिका। तो थोड़ा जानना महत्वपूर्ण होता है, इससे आप मुद्दे खोल पाते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में संवैधानिक प्रावधान, ये चैप्टर टोटल चेंज हो गया है ठीक है, केवल जानकारी के लिए पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर टोटल चेंज है, यानी कि भारत में विलय, जम्मू कश्मीर के लिए ये अब टोटल चेंज हो चुका। 370 ही था जो इसको डिफरेंट बनाता था, टोटल चेंज। तो हम टोटल चेंज पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेंगे जानकारी के लिए, क्योंकि आप मान चलेगा बेटा अब पिछला क्वेश्चन आना नहीं है कि ये अस्थाई था, कितने से था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, ये बनाओ बेटा ट्रिपल स्टार, 1 2 3 और लिखो MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। ये अनुच्छेद 371 याद करिएगा, ABCDEFGH बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो प्लीज बनाएं कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, ट्रिपल स्टार MIMP आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए भाग 5 आ जाएगा, स्थानीय सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर भी हम लगाएंगे। स्थानीय मतलब हमारी पंचायत और हमारे नगर पालिका प्रशासन। तो बेटा पढ़ने से पहले ही लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, यहां पर लगा लीजिए क्या, ट्रिपल स्टार एंड MIMP यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार, ठीक है। और इसके बाद बनाइए MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप बना लीजिए ट्रिपल स्टार एंड MIMP, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद देखिए पंचायती राज है, तो आप सब लोगों को पता है मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स दोनों में जबरदस्त रूप से ये फेवरेट है, तो ये आपको देखना है कि दोनों में फेवरेट है ये। पंचायती राज पढ़ेंगे, नगर निगम मैंने पहले ही बताया, दोनों हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए भाग 6 केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। तो ये क्योंकि देखिए विशेष क्षेत्र हैं, केंद्र शासित हैं, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहां से इश्यू हमेशा निकलते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता होगा 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अब कानून बनाने को लेकर के इनकी कहीं न कहीं शक्तियां, जिनमें क्या है, मुख्यमंत्री हैं, जिसमें विधान मंडल जैसे पुडुचेरी हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, तो कुछ विवाद चलते रहते हैं, उसके कारण से हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो बन जाता है। इसलिए 1 स्टार लगा लीजिएगा, 1 स्टार, बस 1 स्टार, और इंपॉर्टेंट 1 स्टार, यानी इस पर बहुत फोकस नहीं, 1 स्टार एंड इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों यहां पे लगा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बता ही दिया, इस पर कोई बहुत ज्यादा। अब देखिए संवैधानिक निकाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, लगाओ बच्चों 3 स्टार, यहां पर भी आपको लगाना है 3 स्टार, ध्यान करिएगा, 1 2 3, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों। निर्वाचन आयोग, सबसे पहले क्या है, निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग आपको अच्छे से पता है, मेंस में प्रीलिम्स में ऑलवेज वेलकम है, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद दूसरा संघ लोक सेवा आयोग, क्वेश्चन अमूमन जो है बहुत कम कभी कभार आए हैं, इसलिए स्टार में यहां कुछ भी नहीं बनाऊंगा। अच्छा हाँ, इसमें भी स्टार जैसे आपने यहां बना लिया था, यहां पर संवैधानिक में तो निर्वाचन आयोग पर अधिक फोकस करेंगे, और संघ लोक
सेवा आयोग पर केवल 1 स्टार लगा लीजिए, केवल 1 स्टार। लगातार नहीं पूछा, लेकिन हमें पढ़ना है, हम इसकी तैयारी करते हैं और अच्छे से। राज्य लोक सेवा आयोग ऑलमोस्ट हम स्किप करेंगे, बता दूंगा, क्योंकि यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं। वित्त आयोग मेरे बच्चों लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट MIMP, ठीक है ना। तो वित्त आयोग ट्रिपल स्टार एंड MIMP, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वित्त आयोग आपका हो गया ट्रिपल स्टार एंड MIMP। क्लियर है बच्चों? तो आप देख सकते हैं वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो देख सकते हैं, ईज ऑफ स्टडिंग हम कर रहे हैं आज, ठीक है। रुके रहिएगा, क्लास लंबी चल रही, कोई बात नहीं। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना होता है, चूंकि संवेदनशील वर्ग हैं तो पूछता है, तो आप ध्यान करिएगा। ये इसलिए मैं सिंगल स्टार बना रहा हूं क्योंकि यहां से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहां पर भी राष्ट्रीय आयोग सिंगल आप बना लीजिए, चूंकि यहां से भी संवेदनशील वर्ग है, तो थोड़ी सी जानकारी यहां से आवश्यक होती है। फिर इसके बाद देखिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, तो बिल्कुल मैं काट रहा हूं, इसको हम टच नहीं करेंगे, मैं समझाऊंगा, आप टच नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कैग आ गया, लगाइए ट्रिपल स्टार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लगाओ बेटा ट्रिपल स्टार लगाओ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ट्रिपल स्टार, ठीक है ना। ट्रिपल स्टार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। बेटे अगर निबंध करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, प्लस कोर्स पे अगर आप आते हैं, तो फीस वही है, 1 वर्ष का आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी हैं, अभी मैं वहां पे एक नंबर भेज रहा हूं, उनसे आप कांटेक्ट करें। एक नंबर अभी हम लोग भेज रहे हैं आपको, जिसको भी एडमिशन के संदर्भ में रिक्वायरमेंट है, चाहे एसए के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए, तो वो एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल दी जाएगी। जिनको प्लस की भी दिक्कत है, प्लस एडमिशन लेने में दिक्कत है, उस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। आपको ऑफिशियल नंबर है, उससे सारी सूचनाएं आपको व्यवस्थित दी जाएंगी, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट 1 स्टार और बना लीजिए। ये मेंस के कारण इसको हमने 4 स्टार दिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भारत के महान्यायवादी। तो स्वाभाविक है, भारत सरकार के ये विधि सलाहकार है, तो इसका मतलब है इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इन पर भी आप 2 स्टार कर लीजिएगा, 1 स्टार एंड 2 स्टार, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP आप इनको बना लीजिएगा, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता फिर आएगा, काट दीजिएगा, ठीक है, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। अब देखिए भाग 8 आ गया, गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि ऐसे निकाय जिनका गठन संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं हुआ है, ठीक है ना। गैर संवैधानिक, ये सब भी मैं विस्तार से बताऊंगा, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, ठीक है। सब कुछ एकदम मस्त, आप एक एक टर्मिनोलॉजी आप याद करिएगा, पॉलिटी की सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर करूंगा, ध्यान करिएगा, हर चैप्टर पढ़ाने से पहले पहले टर्मिनोलॉजी। तो अब गैर संवैधानिक निकाय में आप देखो, जैसे नीति आयोग है, क्या है नीति आयोग, तो ये ऑब्वियस है, लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, क्योंकि नीति आयोग पूछा जा सकता है, वर्तमान सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, तो स्वाभाविक है नीति आयोग पे बच्चों 3 स्टार। और यहां लिख लीजिएगा क्या बोलते हैं 3 स्टार, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट MIMP, तो ये लिख लीजिएगा, नीति आयोग आपको विस्तार से पढ़ना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मैं काट रहा हूं, ठीक है, देख लेंगे हम लोग, आप इस पर फोकस नहीं करेंगे, मैं समझा दूंगा। राज्य मानवाधिकार भी मैं काट रहा हूं, इसको भी नहीं ध्यान करना है। केंद्रीय सूचना आयोग, ये सब मैं अलग ढंग से आपको एक ही छोटे से, यानी कि मुश्किल से 2 पेज के कंटेंट में ये सारा मैं आपको समझा दूंगा, मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है वो, ठीक है, लक्ष्मीकांत की पुस्तक से ही है, तो बहुत बढ़िया नोट्स हैं। राज्य सूचना आयोग ये भी हम काट देंगे, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग हम मेंस के लिए मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। CBI वगैरह के बारे में प्रीलिम्स, चूंकि मैंने कहा कि मेरा फोकस है, लोकपाल एवं लोकायुक्त टिक कर लीजिए, यानी यहाँ डबल स्टार बना लीजिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त पर हम पढ़ेंगे, लोकपाल एवं, और इसको लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करप्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसकी महत्ता अभी भी है और आगे भी हमेशा बने रहेगी, ठीक है। तो बच्चों नंबर डाल दिया गया है, और आप लोग जो है बातचीत कर लें, जिनको भी प्लस पे आना है वो अपना बातचीत करें कि, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अन्य संवैधानिक आयाम, यानी भाग 9 में कुछ अन्य
जैसे सहकारी समितियां, ये मेंस में पूछा जा चुका है। ये 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यह बेटा मेंस में आ चुका है। आप देखेंगे 18 में या 17 में मेंस में पूछ चुका है। तो ऐसे चूंकि सहकारी समितियां स्वाभाविक है महत्वपूर्ण है, विकास को निचले सोपान तक यानी निचले स्तर तक ले जाती हैं, तो स्वाभाविक है इनको हमें कहीं ना कहीं जानना चाहिए। तो सहकारी समितियां यानी आप इस पर 2 स्टार लगा लीजिए और लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आते हैं राजभाषा वगैरह मैं काट रहा हूं, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। लोक सेवाएं मैं बिल्कुल काट रहा हूं फिलहाल, क्योंकि यूपीएससी का एरिया नहीं है। अब देखिए अधिकरण आ गए, अब फिर से आ गया अधिकरण, मतलब प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों के लिए अधिकरण। मेंस में 2019 में मैंने एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। तो जो बच्चे अभी तक मेंस का डिस्कशन नहीं देखे हैं वह अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव के फोल्डर में जा करके और देख सकते हैं कि जो है प्रशासनिक अधिकरण पर प्रश्न आया हुआ, मैंने वहां सॉल्व भी किया है। तो इस पर आप बना लीजिए डबल स्टार, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सरकार के अधिकार तथा दायित्व तो काट दीजिए, इसमें केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति वगैरह है। फिर हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ, ये भी काट दीजिए, ये भी आपको नहीं बढ़ना है। फिर क्या कह रहा है, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान फिलहाल काटिएगा, क्योंकि ये मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूंगा। और फिर क्या कह रहा है, भाग 10 राजनीतिक गतिशीलता यानी राजनीतिक दल वगैरह पर। तो ये मेंस का सेगमेंट हो जाएगा। किसका सेगमेंट हो जाएगा, मेंस का। तो हम इसको जब मेंस पे बातचीत करेंगे तब पढ़ेंगे, अदरवाइज प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। ये पूरा मेंस का पूरा सिलेबस ही है, ठीक है ना। तो ये मैं उस टाइम पढ़ाऊंगा जब जो है मेंस। देखिए दबाव समूह, इस बार भी प्रश्न आया था मेंस में कि किसान संगठन किस प्रकार से दबाव समूह के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान संगठन, तो यानी मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, दल परिवर्तन कानून, ठीक है। तो ये मेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं समझाऊंगा पर आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। फिर विदेश नीति भी हम यहाँ स्किप करेंगे, क्योंकि आईआर खंड में हमें विदेश नीति क्या करनी है, हमें आईआर खंड में विदेश नीति पढ़नी ही पढ़नी है। तो स्वाभाविक है हम उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो ये हो गया हमारी विदेश नीति, ठीक है। फिर इसके बाद ये सब है, भाग 11 है, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप काट दीजिए अभी से ही, यानी क्रॉस है ये, इसको छोड़िए। और थैंक यू आप सबका इतनी देर तक मुझे देखने के लिए। कल से मेरे बच्चों, कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं। किस चीज की, पॉलिटी की, यानी कल से प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हैं विद क्वेश्चंस, विद आंसर्स, विद प्रीलिम्स, मेंस। मिलते हैं कल से 2 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार लक्ष्मीकांत, और शुक्रवार, शनिवार और रविवार अक्टूबर करंट अफेयर्स मैगजीन, योजना, विज्ञान प्रगति, कुरुक्षेत्र और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मेरी मैगजीन, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं, बाय।